हाँ जी। कहाँ तक कंप्लीट हो गया था कल? साबरमती स्टार्ट किया था अपने। डायग्राम बना लिया था साबरमती का। तो अपना जो अरावली का सदर्न पार्ट है यानी उदयपुर की जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों में इनका ओरिजिन पॉइंट बताया था आपको, पदराना हिल्स। यहाँ से जब डूंगरपुर का आंशिक हिस्सा लेते हुए लास्ट में डिस्चार्ज पॉइंट वहां है जहां पे माही नदी का खंबात की खड़ी, जिसके किनारे पे एक तो कैपिटल ऑफ गुजरात, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। एक इंडिया का प्रमुख इंडस्ट्रियल सिटी जिसको कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अहमदाबाद। और इसी के पास में है साबरमती। अहमदाबाद वाला जो एरिया है वो इसमें रिवर फ्रंट के रूप में डेवलप किया हुआ है। रिवर फ्रंट का मीनिंग है नदी का किनारे वाला जो हिस्सा है, उसे टूरिज्म की दृष्टि से डेवलप किया जाता है। तो उस एरिया को रिवर फ्रंट के नाम से नाम दिया जाता है। इंडिया का फर्स्ट रिवर फ्रंट माना जाता है। तो भारत में फर्स्ट रिवर फ्रंट है वो किस नदी पे बना? साबरमती। अब साबरमती कॉमन है अपनी राजस्थान की और गुजरात के दोनों स्टेट की रिवर है। तो राजस्थान की किस नदी पे रिवर फ्रंट सबसे पहले बनाया गया? साबरमती। और राजस्थान में रिवर फ्रंट सबसे पहले कहाँ बना? तो वो बना है चंबल नदी पे कोटा के अंदर। तो इन राजस्थान स्टेट वाले कॉन्सेप्ट में आता है तब तो रहेगा कोटा के अंदर। और विच रिवर ऑफ राजस्थान स्टेट ऑन विच रिवर फ्रंट इज बिल्ट फर्स्ट? देन आंसर रहेगा अपना साबरमती। कि कौन सी ऐसी नदी है जिसपे पहले रिवर फ्रंट को तैयार किया गया? तब आंसर रहेगा साबरमती, क्योंकि साबरमती राजस्थान की भी नदी है। तो राजस्थान की दो नदियों पे रिवर फ्रंट बने हुए हैं, एक पे बना हुआ है गुजरात में और एक पे बना हुआ है राजस्थान में। तो ये डायग्राम बनाइए, लास्ट में बनवाया था वैसे मैंने। इसमें कुछ सहायक नदियां भी इंडिकेट की थी अपन ने। एक साइड में हमने सई रिवर को, दूसरी तरफ है मानसी और वाकल को। वैसे मेन तो वाकल है, मानसी उसके साथ अटैच होती है। तो ट्रिब्यूटरीज को इंडिकेट करने की आवश्यकता नहीं है वैसे इसमें। थैंक यू। क्योंकि ट्रिब्यूटरीज के नाम याद रखिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसी साइड में उदयपुर वाले पार्ट से अपन ने सई नदी, और उदयपुर वाले पार्ट से इस साइड में वाकल रिवर। और वाकल नदी के थ्रू कौन सी नदी आती है? मानसी रिवर। और इसमें सभी पॉइंट है जैसे सई, सई रिवर उदयपुर, ये खुद साबरमती नदी, पदराना हिल्स उदयपुर, वाकल रिवर उदयपुर और मानसी रिवर उदयपुर। ये सारी उदयपुर से ओरिजिनेट। अधिकांश नदी इसके उदयपुर के आसपास है और मर्ज होती हैं इसमें, यानी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो इसमें मिलती हैं गुजरात में आके। तो इस नदी का मेन कैचमेंट एरिया गुजरात में बनता है। तो इसमें जनरल इंट्रोडक्शन लिखवा दिया था आपको, विशेषताएं लिखी अब इसकी। कौन सी? सीमावर्ती क्षेत्र से है, उदयपुर और गुजरात की सीमा से। और ये सब मर्ज होती हैं गुजरात के अंदर। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, अरावली डिस्ट्रिक्ट। जैसे ही अरावली गुजरात में एंट्री करती है तो वहाँ अरावली जिला है। और एक साबरमती के नाम से है साबरकांठा। तो ये साबरकांठा और अरावली वाले क्षेत्र में जाके मर्ज होती है। क्योंकि इसके डायग्राम दिए हुए नहीं है नेट पे भी, जैसे देखोगे तो इसमें साफ डायग्राम नहीं है इसके। और राजस्थान वाले में इंडिकेट नहीं कर रखे, तो इसमें मर्ज पॉइंट है वो दिए हुए नहीं प्रॉपर।
लेकिन साबरमती साबरकांठा जाती है, तो साबरकांठा में ज्यादातर नदियां जाके मिलती हैं, साबरकांठा और अरावली डिस्ट्रिक्ट, तो वो दो डिस्ट्रिक्ट हैं। विशेषताओं में लिखिएगा इसमें। तो ये सिटी वाले तो इसमें इंडिकेट कर दिए, लिखवाने की आवश्यकता नहीं है कौन कौन से सिटीज के किनारे हैं, क्योंकि जो है वो भी मुख्यतः गुजरात के ही हैं। तो ये तीनों सिटी याद रखना। विशेषताओं में लिखिए एक तो। फर्स्ट पॉइंट, जल सुरंगें, वाटर टनल्स। तो वाटर टनल साबरमती सहायक नदियों पे दो वाटर टनल हैं, एक तो है सई, सई जल सुरंग, दूसरी है मानसी वाकर। मानसी वाकल जल सुरंग। इसका जो इम्पोर्टेंस या महत्व है, जवाई बांध में जलापूर्ति, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा उदयपुर टू पाली। इसका मीनिंग है जवाई बांध के लिए कहां से, उदयपुर से, और कहां तक जाती है, पाली तक। तो फर्स्ट है सही वाटर टनल, सही जल सुरंग। ये जवाई बांध में लिखवाई हुई लाइन वैसे कि व्हेन द लेक ऑफ वाटर इन जवाई डैम देन वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम सही वाटर टनल, कि जवाई बांध में जब पानी की कमी होती है तो जलापूर्ति सही जल सुरंग से की जाती। तो सही जल सुरंग का इंपोर्टेंस या महत्व है, वाटर सप्लाई इनटू जवाई डैम, ब्रैकेट में लिख दीजिए उदयपुर टू पाली। फिर सही टनल में विशेष बात यह है कि फर्स्ट वाटर टनल ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान की पहली जल सुरंग है। तो इसी में नीचे नोट में एक लाइन और लिखिए, फर्स्ट वाटर टनल ऑफ राजस्थान, राजस्थान की प्रथम जल सुरंग। तो एक इंपॉर्टेंस तो है जवाई बांध में जलापूर्ति के लिए। तो नेक्स्ट नोट में लिखिए फर्स्ट वाटर टनल ऑफ राजस्थान, राजस्थान की प्रथम जल सुरंग। मानसी वाकल वाला पाठ है, इसका इंपोर्टेंस या महत्व है। यहाँ उदयपुर में एक परियोजना थी देवास, देवास परियोजना, बाद में नाम परिवर्तित करके इसका क्या किया गया, मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना। ये उदयपुर का ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है, जिसको जलापूर्ति होती है मानसी वाकल से। तो जैसे इसका इंपोर्टेंस है जवाई को जलापूर्ति में, इसका इंपोर्टेंस है देवास और मोहनलाल सुखाड़िया प्रोजेक्ट में जलापूर्ति। तो मानसी वाकल में लिखिए वाटर सप्लाई इनटू देवास प्रोजेक्ट और मोहनलाल सुखाड़िया प्रोजेक्ट। देवास परियोजना या मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना में जलापूर्ति, वाटर सप्लाई इनटू देवास प्रोजेक्ट और मोहनलाल सुखाड़िया प्रोजेक्ट, दोनों का मीनिंग एक ही है। वर्तमान जो नाम है मोहनलाल सुखाड़िया। अभी तक इसका इंपोर्टेंस है सेकंड वाली का, लॉन्गेस्ट वाटर टनल ऑफ राजस्थान। लेकिन अभी राजस्थान की ओर हाड़ौती का जो पार्ट है, जहां परवन से एक प्रोजेक्ट बन रहा है, जैसे ये परवन ओपन हो जाएगा
तो परवन के लिए कहा जा रहा है कि इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट वाटर टनल ये है। और आने वाले टाइम में चंबल पे कुछ वाटर टनल और भी बनाए जा रहे हैं चंबल नदी के ऊपर। जो अपनी ईआरसीपी प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी कई ऐसे लिंक बनाए जाएंगे वाटर टनल के रूप में। तो कहा जा रहा है कि परवन से भी बड़े साइज चंबल पे बने। तो आने वाले टाइम में एक दूसरे के रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। तो लेकिन जब तक परवन ओपन नहीं हो तब तक ये लॉन्गेस्ट है। तो जो लॉन्गेस्ट वाले जो रिकॉर्ड है वो बार बार चेंज होते रहेंगे, लेकिन प्रथम का रिकॉर्ड चेंज नहीं होना। तो अब टाइम मशीन से सही से पहले जाके नहीं बना सकते, तो पहली हमेशा पहली रहेगी। तो सही राजस्थान की प्रथम जल सुरंग। और इसमें लिख दीजिए राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग मानसी वाकल के नीचे। नोट में पॉइंट लिख दीजिए राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग। और अगर परवन ओपन हो जाती है तो यहाँ एक डिजिट यूज कर लेंगे, फिर सेकंड। लेकिन जब तक ओपन नहीं होती, लॉन्गेस्ट वाटर टनल ऑफ राजस्थान, सही फर्स्ट वाटर टनल ऑफ राजस्थान ये प्रथम है। और वो जो नाम जैसे बड़ा दिख रहा है वो सबसे लंबी है अभी तक, लगभग 11.2 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेट 11 किलोमीटर लेंथ मानी जाती है। विशेषताओं में सेकंड पॉइंट, साबरमती राजस्थान की प्रथम नदी है। साबरमती इज द फर्स्ट रिवर ऑफ राजस्थान। साबरमती राजस्थान की प्रथम नदी है। जिस पर रिवर फ्रंट बना है। रिवर फ्रंट क्या है कि ब्रैकेट में लिखे गुजरात अहमदाबाद। साबरमती is the first river of Rajasthan on which riverfront was built in Gujarat state. On which riverfront was built in Gujarat state. जिस पर रिवर फ्रंट गुजरात अहमदाबाद में बनाया गया। ब्रैकेट में लिख दो, सीधा लिख दो रिवर फ्रंट बनाया गया, लेकिन लोकेशन राजस्थान में नहीं है इसकी। लेकिन रिवर दोनों स्टेट के होने के कारण ये स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं कि राजस्थान की पहली नदी जिस पे रिवर फ्रंट बना। अब इसमें स्टेटमेंट में ये कहीं नहीं है कि राजस्थान में बना। अब राजस्थान में बना उसमें आंसर रहेगा आपके चंबल, कि राजस्थान में किस नदी पर। तो राजस्थान में सबसे पहले रिवर फ्रंट कहाँ बना है? कोटा में, चंबल नदी के ऊपर बना है। तो ये अहमदाबाद वाला जो रिवर फ्रंट है ये इंडिया का भी फर्स्ट रिवर फ्रंट। साबरमती रिवर फ्रंट आगे। आवाज भी आएगी तो ट्यूनिंग आएगी इसमें। रिवर फ्रंट वाला पार्ट दूसरा है, ये तो ट्रांसपोर्टेशन वाली रोड है। रिवर फ्रंट वाला ये वाला पार्ट, और इसके किनारे वाले भाग हैं ये डेवलप किया गया टूरिज्म के लिए। आवाज में क्या फील लेते हो क्या?
चंबल वाला इससे भी लंबा बनेगा, 19 किलोमीटर लंबा बनेगा अपने, जो भी सिर्फ 6 किलोमीटर तैयार हुआ है फर्स्ट फेज, 1,000 करोड़ रुपए के बजट से। ये साबरमती के किनारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार किया हुआ। ये मोदी जी का गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए सबसे बेहतरीन काम था ये। साबरमती जहां से गुजरात की सीवेज लाइनें समुद्रों तक जाती थी वो डिस्कनेक्ट की गई पहले। ये गुजरात की सबसे प्रदूषित नदी थी। ये अटल बिहारी जी को समर्पित अटल ओवर ब्रिज बनाया गया इसके लिए। चाय कंप्लीट। हाँ जी, कौन सा है? हाँ हाँ, इंडिया का फर्स्ट रिवर फ्रंट। कोटा वाला चंबल आएगी तब बताएंगे। अब बताओ, सरप्राइज खत्म हो जाएगा। ये जीवन में आगे के लिए भी तो छोड़ो कुछ, बाकी कुछ छोड़ भी नहीं रखा आप लोगों ने। तो ये जो अरेबियन सी रिवर है, इसमें स्टार्टिंग की जो 3 मेन रिवर हैं ये कंप्लीट हो गए अपनी। एक तो लूनी, एक माही, साबरमती। नेक्स्ट वेस्ट बनास या पश्चिम बनास। नेक्स्ट है वेस्ट बनास या पश्चिम बनास। ये जैसे कि आपको ध्यान है कि अरब सागर की 3 प्रमुख नदियां अरावली से निकलती हैं। मिड अरावली से लोनी, सदर्न अरावली में सिरोही और उदयपुर। तो उदयपुर वाली आपको अभी बताई थी पदराना हिल्स साबरमती। ये सिरोही की पहाड़ियों में एक जगह आती है नया सानवारा। नया सानवारा विलेज या नया सानवारा हिल्स, क्योंकि इस लोकेशन की पहाड़ियां हैं सिरोही वाले पार्ट, ये इसका ओरिजिन पॉइंट। नया सानवारा विलेज लिख दो चाहे नया सानवारा हिल्स, सिरोही वाले पार्ट से ओरिजिनेट होके इसका जो संगम है, जैसे इस साइड में लोनी आती है वो तो जाती है रन ऑफ कच्छ तक, ये जाती है लिटिल कच्छ। और उद्गम से संगम के बीच की दूरी, इसकी लेंथ या लंबाई, लंबाई है लगभग 266 किलोमीटर, जिसमें से 20% राजस्थान में आती है। तो लेंथ इन राजस्थान स्टेट 50 किलोमीटर। तो इसमें ओरिजिन में लिखे नया सानवारा हिल्स या नया सानवारा विलेज लिख दीजिए। लोकेशन यह है नया सानवारा।
नया सानवारा हिल्स सिरोही, कॉन्फ्रेंस पॉइंट है लिटिल कच्छ, लिटिल कच्छ गुजरात। गुजरात के जो रन ऑफ कच्छ है उससे अलग हिस्सा है। हालांकि इन सब पॉइंट को अपन मानते वही है अरेबियन सी का पार्टी। तो अभी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में था कि राजस्थान में सिरोही की पहाड़ियों से निकल के और कच्छ की खाड़ी की ओर जाने वाली, हालांकि कच्छ की खाड़ी में नहीं जाती, लिटिल कच्छ में ही जाती, लेकिन मीनिंग यही था कि लिटिल कच्छ यानी कच्छ के खाड़ी का पार्ट। जाने वाली नदी कौन सी है? वेस्ट बनास। लेंथ या लंबाई 266 किलोमीटर, लंबाई 266, ब्रैकेट में लिखना है राजस्थान में लंबाई 50 किलोमीटर, लेंथ इन राजस्थान 50 किलोमीटर, यानी टोटल लेंथ का लगभग 20% हिस्सा अपने पास है। साबरमती से ठीक है, साबरमती नदी तो 400 प्लस है और हिस्सा हमारे पास केवल 45 किलोमीटर। तो अभी अरब सागर की जो 4 प्रमुख नदियां उसमें सबसे कम हमारे पास साबरमती। लंबाई के बाद में नेक्स्ट लिखे कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया में सुरई बात सीधी गुजरात में, तो इसमें कैचमेंट एरिया इस तरीके से लिखे आप, राजस्थान और गुजरात, यानी स्टेट को मेंशन करें, राजस्थान के ब्रैकेट में लिख दीजिए सिरोही। तो कैचमेंट एरिया में मेन सिरोही आता है अपने, तो इसमें स्टेट्स को मेंशन कर दीजिए, कैचमेंट एरिया राजस्थान एंड गुजरात। राजस्थान में मेनली कौन है? ब्रैकेट में आगे लिख दो सिरोही, जो ओरिजिन पॉइंट में भी लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो राजस्थान में मेन कवरिंग एरिया इसका सिरोही है। इसमें सहायक नदियां बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो है वो कंफ्यूज करने वाली हैं इसमें। तो ट्रिब्यूटरीज में इसमें एक तो है सूकली, जो एग्जाम में कई ठीक कर रहे होंगे इसको काट के सूकड़ी, तो सूकड़ी पार्ट ऑफ लूनी, तो सूकड़ी इसमें नहीं आती, इसमें आती है सूकली, डी की जगह ली। सूकली का ही दूसरा नाम है सेपू रिवर। एक चंबल में अपन पढ़ेंगे सेप रिवर, और इसके सहायक नदी का नाम क्या है? सेपू रिवर। और डी में इसमें एक आती है कोकड़ी। मीनिंग है डी वाली ज्यादातर जो नदियां वो लूनी का पार्टी है, कोकड़ी अपवाद को छोड़ के। कोकड़ी रिवर। हाँ जी, कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस नदी के किनारे जो सिटी डेवलप हुए हैं, जिसमें एक तो राजस्थान का हिल स्टेशन आता है, माउंट आबू वाला पार्ट, लिटिल कच्छ गुजरात की तरफ जाती है। इस दौरान एक तो अपना सिटी जो इसके किनारे डेवलप हुआ है आबू, माउंट आबू वाला पार्टी, और एक ही साइड में गुजरात की तरफ डीसा। तो ये लाइन चाहे इसमें नीचे लिख दो, चाहे डायग्राम में मेंशन कर दीजिए। आबू और डीसा, डीसा के ब्रैकेट में लिखना गुजरात, आर सिचुएटेड अलोंग वेस्ट बनास। आबू एवं डीसा पश्चिमी बनास के किनारे स्थित।
या फिर इसका डायग्राम बना दीजिए, मीनिंग है कि आबू एंड डीसा, डीसा के आगे ब्रैकेट में गुजरात, आर सिचुएटेड अलोंग वेस्ट बनास। आबू एवं डीसा गुजरात पश्चिमी बनास के किनारे स्थित। ये इसका ओरिजिन पॉइंट या उसका तो उद्गम नया सनवारा हिल, सिरोही, कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है लिटिल कच्छ गुजरात। किनारे पे स्थित जो हिल स्टेशन उसमें एक तो माउंट आबू गुजरात की तरफ पॉइंट है इस पे, या जो लोकेशन है डीसा, डीसा ब्रैकेट में गुजरात। छोटी नदी है, कोई खास ज्यादा महत्व नहीं है इसका, सिर्फ पॉइंट याद रखना है इसके, ओरिजिन पॉइंट और डिस्चार्ज पॉइंट। और एक सहायक नदियां जो लूनी वाली नदियों से मिलती जुलती, सूकड़ी नहीं होके सूकली है, और एक कड़ी से जो है उसका नाम कोकड़ी है। बाकी जितनी बेड़ी हैं जिसमें जोजड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, वो सब लूनी के अंदर। विशेषता में बस ये एक ही पॉइंट है, राजस्थान का हिल स्टेशन यानी माउंट आबू एंड डीसा आर सिचुएटेड अलोंग वेस्ट बनास। आबू सिरोही, डीसा गुजरात पश्चिमी बनास के किनारे स्थित। तो ये साबरमती वाले नगरों के साथ दिए जा सकते हैं, जैसे वहां लिख दें साबरमती, अहमदाबाद और गांधीनगर, और एक लिख दें डीसा, कि इनमें से कौन सा वेस्ट बनास के किनारे स्थित है, डीसा, या कौन सा साबरमती के किनारे स्थित नहीं है, डीसा, क्योंकि डीसा और आबू वाला पार्ट है ये वेस्ट बनास के किनारे पर। तो अपना चैप्टर के स्टार्टिंग में ड्रेनेज सिस्टम को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, ए बी सी वाले पार्ट में, जिसमें ए में था अपना अरेबियन सी रिवर्स, अरब सागरीय नदियां। सेकंड बी हेडिंग था अपना इनलैंड ड्रेनेज रिवर्स, अंतः प्रवाही नदियां। सेकंड बी हेडिंग डालिएगा, अंतः प्रवाही नदियां। नेक्स्ट है अंतः प्रवाही नदियां। तो इनलैंड ड्रेनेज रिवर्स हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिवर राजस्थान के नॉर्थ में, उत्तरी भाग में, जिसको हम क्या नाम देते हैं, घग्गर। घग्गर के नीचे एक शेखावाटी वाले एरिया में, जिसको हम नाम देते हैं, जिसके कैचमेंट एरिया को तोरावाटी, और नदी का नाम क्या है, कांतली, कांतली रिवर, या जिसको काटली रिवर भी कहते हैं, क्योंकि मिट्टी का कटाव अधिक करती है। और फिर शेखावाटी या सीकर से सदन की तरफ आता है अपना जयपुर, जयपुर को क्रॉस करके अलवर से और हरियाणा की ओर एंट्री करने वाली सेवर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम है साबी। ये जयपुर में 2-3 पहाड़ियां लिखवाई थी मैंने, उनमें नदियों के और पहाड़ियों के नाम आपस में मैच हो रहे थे। सेवर में साबी, बैराठ में पानगंगा, और मनोहरपुर में मैन था।
तो ये साबी वाली वो सेवर पहाड़ी वाली है, जिसको पहले साहिबी भी कहते थे। तो साबी रिवर या साहिबी रिवर हरियाणा तक जाते जाते एक नाले के रूप में बसती है, हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर के पास, जहाँ एक जगह आती है नजफगढ़। नजफगढ़, जहाँ से अपने इंडियन क्रिकेट टीम के एक प्रमुख खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग जहाँ से, तो नजफगढ़ के नवाब जिनको कहा जाता है, तो नजफगढ़ तक ये संकरा नाला दिखता है। इस कारण इसको हरियाणा में और दिल्ली बॉर्डर पे नजफगढ़ का नाला कहा जाता है। तो राजस्थान की किस नदी को हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पे नजफगढ़ का नाला कहा जाता है? साबी। जैसे अपनी मानसागर है, इस मानसागर से जो वाटर फ्लो निकलता है उसको कहते हैं द्रव्यवती नदी, और यही नदी अपने मानसरोवर तक आते आते नाले के रूप में दिखाई देती है। तो इसको कहा जाता है अमानी शाह का नाला, क्योंकि चोमू पुलिया के पास में इसमें एक दरगाह है अमानी शाह, इस नाले के पास में है नीचे की तरफ। तो इस कारण अमानी शाह के नाम से भी इसको नाम दिया गया, अमानी शाह का नाला। और वैसे नदी का नाम क्या है? द्रव्यवती। तो सेम वैसे इसका नाम साबी है, हरियाणा दिल्ली तक जाते जाते नाले के रूप में बसती है। यानी जब बड़ी नदी नहीं होती तो उसके छोटे से वो क्या बोलते हैं? नाला। फिर एक जयपुर से और भरतपुर की ओर जाने वाली नदी जो में अर्जुन के बाणों से निकली हुई है, तो बाणों से निकली हुई है बाण गंगा। थोड़ा बहुत ये मैदानी भागों में भी कवर किया था अपन ने, कैचमेंट एरिया जिसके अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। फिर राजस्थान का जो पूर्वी भाग आता है, उस पूर्वी भाग में अपने एनसीआर वाले जिले आते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन वाले। और नेशनल कैपिटल रीजन में हम किसको मानते हैं? अलवर भरतपुर। तो वो वाला जो हिस्सा है उसमें से एक नदी आती है रूपा रेल। रूपा, रूपा के आगे क्या जोड़ना है? रेल। फिर रूपा रेल के बिल्कुल अपोजिट पश्चिमी राजस्थान में एक नदी आती है काकनी रिवर। वैसे कांकनी रिवर होती है, काकनी रिवर या काकनी रिवर भी इसी को ही कहा जाता है। वहाँ लोकल में इसी को ही हम बोलते हैं मसूरदी। मसूरदी इसलिए क्योंकि सामान्यतः नदी है, ये ड्रेनेज सिस्टम एक्टिव ही नहीं होता वैसे। और जब गलती से 40-45 साल में कोई अच्छी बारिश हो तब ये निकलती है, तो स्थानीय लोग कहते हैं निकल पड़ी हमारी मसूरदी। तो स्थानीय लोगों में मशहूर होती है उस समय जब ये ड्रेनेज सिस्टम एक्टिव होता है। बाकी भौगोलिक नाम जो बुक्स में लिखा हुआ है इसका काकनी या काकने। बाकी लोकेलिटी में स्थानीय तौर पे इसको क्या बोलते हैं? मसूर नदी, मसूरदी नदी। तो ये लगभग 5-6 जो इंपॉर्टेंट इनलैंड रिवर, राजस्थान में जो इनलैंड रिवर हैं वो अप्रोक्सीमेट 1000 के आसपास, 1000 नदियां, लेकिन उनके अंदर अधिकांश नदियां और नाले हमारे समाप्त हो चुके हैं। तो जो इंपॉर्टेंट रिवर्स बची हैं केवल उनके बारे में लास्ट में कुछ नदियां हैं जो मिलके सांबर को बनाती हैं, तो उनको पढ़ेंगे अदर इनलैंड रिवर्स के रूप में, जिसमें लगभग 5 प्रमुख नदियां हैं जिनके ऊपर अपनी सांबर बनी हुई है। तो वो लास्ट पॉइंट रहेगा अपना 7, पॉइंट नंबर 7, अदर इनलैंड रिवर्स के नाम से, अन्य अंतःप्रवाही नदियों के नाम से। बाकी जो मेन रिवर है वो आपकी ये 6 रिवर। तो इनलैंड के अंदर इन 6 को लेके इसमें फर्स्ट हेडिंग लिखिएगा घग्गर रिवर। इनलैंड में 6 नाम, 3 इस साइड में लिख दो, 3 उस साइड में, फिर हेडिंग में फर्स्ट लिखिए घग्गर।
इन नदियों में संगम नहीं होते इनके। जैसे ये वाली जो नदी है इसका जो ओरिजिन पॉइंट है राजस्थान के नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में, इस साइड में हिमालय की पहाड़ियां आती हैं, सदर्न हिल्स, दक्षिणी हिमालय की सदर्न ब्रांच, दक्षिणी शाखा जिसका नाम है शिवालिक ब्रांच, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय में हिमाचल में एक पहाड़ी है, चाहे इधर से लिखो चाहे उधर से लिखो एक ही नाम है, कालका हिल्स, कालका हिल्स। हिमाचल से उद्गमित होकर ये नदी फिर हरियाणा वाले पार्ट को क्रॉस, सॉरी पंजाब के पार्ट को क्रॉस करती है, पंजाब से फिर हरियाणा, और हरियाणा से एंट्री करती है हनुमानगढ़ के बॉर्डर से, फिर गंगानगर और नया जिला जो बना है अनूपगढ़, यहां से फिर ये पाकिस्तान की ओर, और पाकिस्तान की ओर इसका जो लास्ट पॉइंट माना जाता है कि पाकिस्तान में लास्ट में जाती है अपने अब्बा के पास, फोर्ट अब्बास। कहाँ जाके समाप्त होती है? अब्बा के पास, फोर्ट अब्बास के पास। तो ये इसका लास्ट पॉइंट माना जाता है, यानी अंतिम तौर पे इसका पानी यहां तक देखा गया है। अब ये कोई सागरीय भाग नहीं है, ये अगर वाटर पॉइंट होता है हम इसको संगम मानते फिर। तो घग्गर का पानी अंतिम तौर पे कहां तक देखा जाता है? तो फोर्ट अब्बास का मीनिंग है लास्ट पॉइंट ऑफ घग्गर, घग्गर का अंतिम स्थान या अंतिम बिंदु, विच इज लोकेटेड इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की ओर स्थित है। बाकी इस नदी का जो पौराणिक स्वरूप जो रहा हुआ है वो ये इस साइड वाले पार्ट से, जो पहले ये अरब सागर की नदी के रूप में थी, और अरब सागर से भी पहले ये नदी इस साइड में गंगा और यमुना के साथ, मुख्यतः जो प्रयागराज वाला पार्ट, जैसे प्रयागराज में 3 नदियों का संगम होता है, गंगा यमुना, नहीं बोलना चाहोगे तो भी तीसरा अपने आप ही निकलेगा, सरस्वती। तो इसका मीनिंग ये नदी पहले बे ऑफ बंगाल का पार्ट थी। हरियाणा के उत्तरी भाग में एक डिस्ट्रिक्ट आता है अंबाला, पार्ट ऑफ हरियाणा, सुनने में यूं लगेगा पंजाब में, तो अंबाला हरियाणा का पार्ट। और उस एरिया में धीरे धीरे प्लेट टेक्टोनिक के कारण, यानी जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये ऊपर की ओर गति कर रही, तो इस कारण यहाँ धीरे धीरे जमीन अपलैंड के रूप में आ गई, यानी थोड़ा सा ऊंचा उठने के कारण सरस्वती नदी ने अपने मार्ग को डाइवर्ट करके राजस्थान की ओर इस साइड में मोड़ लिया। तो फिर बाद में आने लग गई अरब सागर की ओर, राजस्थान के पश्चिम में एक उपजाऊ मैदान का निर्माण किया। फिर धीरे धीरे इसके ग्लेशियर समाप्त होते चले गए। अब ये नदी ओनली मानसून पे डिपेंड करती है, हिमाचल की पहाड़ियों में अच्छी बारिश होती है तब तो ये ड्रेनेज सिस्टम एक्टिव होता है, यानी इसका बहुत अच्छा पानी आता है, गंगानगर को क्रॉस भी करता है। और जब बहुत अच्छी बारिश नहीं होती तो हनुमानगढ़ तक को टच करता है। हनुमानगढ़ तक तो हर साल इसमें पानी आता है, क्योंकि इसमें कुछ छोटे मोटे डैम बना रखे हैं हरियाणा की तरफ। राजस्थान में ये एंट्री करती है तलवाड़ा विलेज से। तो राजस्थान में इसका जो ये एंट्री पॉइंट है हनुमानगढ़ के पास में तलवाड़ा, इस नाम से एक लोकेशन और आएगी बांसवाड़ा में, मैग्नीज के लिए फेमस है वो। तलवाड़ा ये हनुमानगढ़ में एक तहसील आती है, टीबी तहसील। टीबी तहसील हनुमानगढ़ का पार्ट है। एंट्री इन राजस्थान स्टेट, तो उसमें 3 नदियों के एंट्री पॉइंट याद रखने होते हैं। एक माही का लिखवाया था खांडू, एक इसका हनुमानगढ़ में तलवाड़ा पॉइंट या टीबी तहसील, एक चंबल वाला ईजी। चंबल जहां एंट्री करेगी वहां 3 सी एक साथ होंगे, चंबल होगा, चित्तौड़ होगा, 84 गढ़ होगा। तो चंबल की एंट्री पे 3 सी एक साथ, चंबल खुद, सी फॉर चंबल, चित्तौड़गढ़ और 84 गढ़। अब जैसे ही ये एंट्री करेगी राजस्थान में, उसी पॉइंट पे
यानी तलवाड़ा विलेज में यहाँ एक लेक बनी हुई है इसी नाम से, तलवाड़ा झील। हनुमानगढ़ वाले पार्ट में इसी के किनारे प्राचीन सभ्यता स्थित है जिसका नाम है कालीबंगा। यानी जहाँ काले रंग की बेंगल मिली हैं, चूड़ियां मिली हैं, उन्हीं को, उसी सब लोकेशन को क्या बोला गया है, कालीबंगा। यह सिविलाइजेशन में कवर करोगे आप लोग। हो गया कंप्लीट। और इससे थोड़ी डिस्टेंस पे आती है पीलीबंगा, पीले रंग की चूड़ियां। अब ये तलवाड़ा झील हो, चाहे कालीबंगा हो, चाहे इसमें पीलीबंगा हो, सारी लोकेशन कहाँ पर है? तो इसमें फेमस लोकेशन है वो ज्यादातर हनुमानगढ़ में ही है। बाकी गंगानगर अनूपगढ़ के हिस्से को क्रॉस करके फोर्ट अब्बास की ओर। तो इसमें आज के लिए लेक पूछने लगे या एंट्री पॉइंट के रूप में पूछ लेंगे तलवाड़ा, और लास्ट में ये पॉइंट पाकिस्तान की ओर फोर्ट अब्बास। ये इसमें लिख दीजिए। ये इसका वो प्राचीन मार्ग है, इस वाले मार्ग पे इस पे लिखिए सरस्वती। जब ये इस मार्ग पे चला करती थी तब इसका नाम क्या था? सरस्वती नदी। और अब इनलैंड में कन्वर्ट हो गए तब इसका नाम क्या है? घग्गर। तो जो ये ऊपर डेड रिवर या मृत नदी के रूप में बची है वो घग्गर है, जबकि जो विशालकाई नदी थी वो क्या थी? सरस्वती, जिसके रिमेनिंग पार्ट अपने को जैसलमेर में पोखरण मोहनगढ़ के बीच में मिले। उस एरिया को हम नाम देते हैं वाटर वाटर बेल्ट या लाठी सीरीज। तो ये पॉइंट मैंने आपको डेजर्ट में करवाया था, लाठी सीरीज वाला पार्ट। तो ये लाठी सीरीज वाला सरस्वती वाले पार्ट पे इंडिकेट कर देना, जैसलमेर में है लाठी सीरीज। तो ये इसका ओरिजिन पॉइंट। कैचमेंट एरिया अगर आपको ध्यान हो तो लिखवाया हुआ है इसका। राजस्थान का सेमेरी डेजर्ट करवाया था, वहां करवाया था मैंने घग्गर बेसिन, और उसमें लिखवाया था श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड अनूपगढ़। वो इसका कैचमेंट एरिया था। तो इन नदियों में एक तो संगम नहीं होती, जब तक संगम नहीं होगा तब तक लेंथ नहीं निकाल सकते अपन। और संगम और लेंथ क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास ट्रिब्यूटरीज नहीं है, सहायक नदियां नहीं है इनके पास। तो इन नदियों में बहुत सारी चीजें स्किप करनी है, ना तो संगम लिखना, ना लंबाई लिखनी, ना ट्रिब्यूटरीज, सिर्फ ओरिजिन पॉइंट। और ओरिजिन है इसका मीनिंग कैचमेंट एरिया होगा। यानी नदी अगर निकल रही है तो कोई ना कोई एरिया तो होगा ना उसका। सिर्फ दो ही पॉइंट होंगे, ओरिजिन एंड कैचमेंट एरिया। तो एंट्री पॉइंट है तलवाड़ा, तलवाड़ा के आगे लिख दीजिए टीबी तहसील हनुमानगढ़। टीबी तहसील हनुमानगढ़। यस। क्या चीज? हकरा नदी नहीं, कैचमेंट एरिया है इसका पाकिस्तान के अंदर। हनुमानगढ़ में इसको नाली कहते हैं गड्ढे बनाने के कारण, नाली या पाट। तो गड्ढा होता है उसके किनारे को हम क्या बोलेंगे? पाट, पाट या किनारा। तो हनुमानगढ़ में इसका कैचमेंट एरिया नाली, पाट। और पाकिस्तान की ओर कहा जाता है इसका जो मैदानी भाग है राजस्थान में जैसा उपजाऊ है वैसा ही उधर उपजाऊ है। तो उपजाऊ या अच्छे मैदान को कहते हैं हकरा। जैसे पश्चिमी राजस्थान में हकरो काम करो, यानी अच्छा काम किया। तो इसका जो अच्छा या उपजाऊ मैदानी भाग है वो पाकिस्तान में फारसी शब्द से लिया हुआ है हकरा। तो अपनी ज्योग्राफी में तो कहीं कोई मीनिंग नहीं लिखा हुआ, तो अपनी तरफ से अपने को मीनिंग भी नहीं लिखना है कि हकरा का मीनिंग अच्छा होता है।
तलवाड़ा विलेज से एंट्री करने के बाद वहीं पे एक लेक बनी हुई है तलवाड़ा झील, फिर कालीबंगा एंड पीलीबंगा, ये दो सिविलाइजेशन है। इन तीनों पॉइंट को तलवाड़ा लेक, कालीबंगा, पीलीबंगा तीनों को इंडिकेट कर दीजिए हनुमानगढ़। फिर हनुमानगढ़ के बाद गंगानगर, अनूपगढ़ को क्रॉस करके पाकिस्तान की ओर फोर्ट अब्बास, जो माना जाता है लास्ट पॉइंट ऑफ घगर, घगर का अंतिम स्थान कहा जाता है इसको। दो 2020 से इसका जो कैचमेंट एरिया या जिसमें कह सकते हैं अपवाह क्षेत्र में पानी है पाकिस्तान की ओर जाता है। पिछले 4-5 सालों में अच्छी बारिश है, जिसके कारण हर बार इसने गंगानगर को और अनूपगढ़ को क्रॉस किया है। और नीचे की तरफ जो डॉट डॉट के रूप में इसका जो मार्ग दिखा है वो प्राचीन मार्ग है सरस्वती के रूप में, एंसेंट रूट या प्राचीन मार्ग। और जिसपे कुछ भाग जहां पानी मिला है उसको हम कहते हैं लाठी सीरीज या जलपट्टी। तो लाठी सीरीज वाला पार्ट ये आपको डेजर्ट में करवाया हुआ है ऑलरेडी, पहले लिखवाया था रिमेनिंग ग्राउंड वाटर ऑफ सरस्वती। सरस्वती नदी का जो भूगर्भिक पानी मिलता है जैसलमेर में वो लाठी सीरीज, जो मुख्यतः पोखरण और मोहनगढ़ के बीच में लगभग 60 किलोमीटर के डिस्टेंस में, जहां कौन सी घास है, सेवण, जिसको गोडावण की शरण स्थली कहा जाता है, सेवण या लीलोन। आज कंप्लीट हो गया यहाँ तक। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वाली लाइन है, यहाँ लिख लिया। ओरिजिन या उद्गम में लिख दो कालका हिल्स हिमाचल, कैचमेंट एरिया में जिले लिखिए, ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन या उद्गम। कालका हिल्स ब्रैकेट में लिख दीजिए हिमाचल प्रदेश, शिवालिक हिमालय। हिमालय से आने के बाद में भी 12 मासी नदी नहीं है, क्योंकि ग्लेशियर से नहीं, मुख्यतः वर्षा होने से एक्टिव होती है, यानी मानसून पे डिपेंड है। ये भी राजस्थान के अपवाह तंत्र की विशेषताएं लिखवाई थी ना आपको, कि राजस्थान की जो नदियां मौसमी नदियां, तो 100% मौसमी नदियां। तो क्या हिमालय की सभी नदियां 12 मासी नदियां हैं? नहीं। तो शिवालिक हिमालय में बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो मानसून वहां पहुंचने के बाद एक्टिव होती हैं, जिसमें से एक एग्जांपल अपने वाली घग्गर भी। लेकिन एक टैग हमें मिल गया कि हिमालय से हमारे यहाँ पे भी नदी आती, कि राजस्थान में हिमालय से आने वाली एकमात्र नदी कौन है? घग्गर। नेक्स्ट कैचमेंट एरिया। तो कैचमेंट एरिया अपने वाले डिस्ट्रिक्ट लिखने हैं इसमें। तो कैचमेंट एरिया में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड अनूपगढ़। कैचमेंट एरिया श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड अनूपगढ़। अब इसमें लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं। विशेषता में लिखिए अदर नेम या उपनाम। तो उपनाम एक प्राचीन नाम है, वो तो आपको ध्यान है इसका। सरस्वती लिख के ब्रैकेट में लिखे एंशिएंट नेम या ओल्ड नेम। तो जब भी प्राचीन नाम के नाम से पूछा जाए तो आंसर यही रहेगा, भले ही सभी इसी के उपनाम लिखे हुए रहें। अगर क्वेश्चन के अंदर डिमांड ओल्डेस्ट नेम या एंशिएंट नेम है तब आंसर ये। वर्तमान में धीरे धीरे पानी समाप्त होने के कारण सरस्वती को बोला गया डेड रिवर ऑफ राजस्थान, राजस्थान की मृत नदी कहा जाता है इसको।
तो सरस्वती नदी का ही दूसरा नाम वर्तमान में क्या है? डेड रिवर। तो पानी कम होने के कारण ये टैग मिला इसको, यानी वो नदी जो कभी डेड किया कर दिया करती थी, यानी पहले इसको राजस्थान का शोक कहा जाता था, और उन नदियों को शोक कहा जाता है जिनमें बाढ़ आती है। और अब शोक की बात यह है इसमें पानी नहीं है, अब खुद डेड है। कहते हैं ना वक्त वक्त की बात है, अब इसका वक्त चला गया है। कहा जाता है इस नदी में कभी कभार पानी दिखता है, जैसे नट जाती होती है नाटक करती है वैसे करती है। तो इसको कहा जाता है राजस्थान की नट नदी है। कई कहते हैं कि नदी सो गई है, सोता रिवर। तो इसी नदी के नाम है नट रिवर। और सोता रिवर, सोता का मीनिंग स्लीपिंग रिवर मत लिख देना, जैसा बोला गया एज इट इज वैसा ही लिखना है। मीनिंग तो वही है, नदी सो गई है, वैसे तो स्लीपिंग रिवर ही है, लेकिन लिखना शब्द वही है, सोता। तो नट रिवर, सोता रिवर, मृत नदी, सरस्वती। आज के लिए इसमें ये ज्यादा पूछते हैं, इसको इंपोर्टेंट कर देना, मृत नदी। पंजाब हरियाणा की ओर इसका एक प्राचीन नाम और भी प्रचलित है। हिस्ट्री में तो मानते हैं कि वो एक अलग धारा है, जबकि ज्योग्राफी में इसी का ही पार्ट माना जाता है। द्रस्दावती रिवर। एक नट के बाद में ये नाम और लिख दीजिए, द्रस्दावती रिवर। जयपुर वाली है उसका नाम दर्वेवती, वो अलग नदी। ये अपने जयपुर वाली उसका नाम दरवे के नाम से स्टार्ट होता है, वो अपन बाद में कवर करेंगे। द्रव्यवती जब मानसागर झील पढ़ेंगे तब आएगी। तो द्रव्यवती और दृष्टवती दोनों में फर्क है। दृष्टवती उसी का ही नाम है अपने घग्गर का। ये पंजाब हरियाणा की और इसी की एक धारा मानी जाती है। जैसे बाणगंगा की एक स्ट्रीम एक धारा मानी जाती है जो ताला नदी के नाम से है। जैसे हम कहते हैं ना गंगा भी अलग अलग धाराओं में आती है, एक भागीरथी के रूप में और एक अलकनंदा के रूप में। तो ज्योग्राफी में तो कहा जाता है कि इसमें इसी से आके मर्ज हुआ करती थी दृष्टवती, तो सरस्वती का ही एक पार्ट है। तो दृष्टवती और सरस्वती इन दोनों को ही एक नदी की दो अलग अलग स्ट्रीम मानी गई, दो अलग अलग धाराएं मानी गई। तो ये सारे इसके उपनाम है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है आजकल, ये अधिक पूछते हैं। राजस्थान की किस नदी को डेड रिवर कहा जाता है? मृत नदी घग्गर। फिर इसके उपनाम के बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखे, नेक्स्ट है घग्गर का अपवाह क्षेत्र, कैचमेंट एरिया ऑफ घग्गर। नेक्स्ट है घग्गर का अपवाह क्षेत्र। तो अपवाह क्षेत्र इसका एक तो है हकरा के नाम से, अपवाह क्षेत्र का मीनिंग यहाँ डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखने, कुछ एरिया में इसके अपवाह क्षेत्र को नाम दिया गया है। एक इसको नाली और पाट। कैचमेंट एरिया ऑफ घग्गर एक तरफ इज नोन एज हकरा और एक तरफ इज नोन एज नाली और पाट। हकरा वाले के जस्ट नीचे लिख देना पाकिस्तान। तो कैचमेंट एरिया ऑफ घग्गर इज नोन एज हकरा इन पाकिस्तान और इज नोन एज नाली और पाट इन हनुमानगढ़। तो राजस्थान में किस नदी के कैचमेंट एरिया को नाली पाट कहा जाता है हनुमानगढ़ में? तो घग्गर, क्योंकि उत्तरी राजस्थान में केवल एक ही नदी है, पूरे बीकानेर संभाग में एक ही नदी मानी जाती है जिसका नाम क्या है? घग्गर।
और पाकिस्तान के और इसके कैचमेंट एरिया को हकरा। अब राजस्थान में जो नाली वाला एरिया है, उस नाली के पास में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल को भी नाली कहा जाता है। ये शायद मैंने आपको पहले लिखवाया हुआ है, लिखवा दिया, वापस रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। तो ये कैचमेंट एरिया से संबंध इस एरिया का। कैचमेंट एरिया के बाद में नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, जैसे कि आपको बताया कि हिमालय से घग्गर के अलावा अपने पास कोई भी नदी नहीं है। हालांकि बारहमासी नदी ये भी नहीं है, ये भी सीजनल रिवर, लेकिन हिमालय से एकमात्र नदी है राजस्थान के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा, हिमालय से राजस्थान में आने वाली एकमात्र नदी घग्गर। घग्गर इज ओनली रिवर ऑफ राजस्थान विच कम्स फ्रॉम हिमालय रीजन। हिमालय से राजस्थान आने वाली एकमात्र नदी घग्गर। घग्गर इज ओनली रिवर ऑफ राजस्थान विच कम्स फ्रॉम हिमालय रीजन। हिमालय से राजस्थान में आने वाली एकमात्र नदी घग्गर। तो घग्गर इज ओनली रिवर ऑफ राजस्थान विच कम्स फ्रॉम हिमालय रीजन। अब हिमालय से आने के बाद ये नदी एक तो हिमाचल को क्रॉस करते हुए आती है, फिर पंजाब हरियाणा, फिर राजस्थान और फाइनली जाके पाकिस्तान की ओर समाप्त होती है। तो इंडिया के अंदर इतनी लंबी अंतःप्रवाही नदी कोई नहीं है। तो इनलैंड रिवर के अंदर देश की कहो चाहे राजस्थान की कहो, यानी ऑफ वाले स्टेटमेंट में आनी चाहिए। राजस्थान में कहने का मीनिंग है सिर्फ राजस्थान के अंदर ही होनी चाहिए। तो द लॉन्गेस्ट इनलैंड रिवर ऑफ इन राजस्थान स्टेट, तो इन राजस्थान स्टेट में तो आंसर रहता है कांतली, जिसका एरिया राजस्थान के अंदर ही स्टार्ट होता है और अंदर ही समाप्त होता है। और एक दी लॉन्गेस्ट इनलैंड रिवर ऑफ राजस्थान, तो ऑफ वाले स्टेटमेंट में वास्तव में जो लंबी है उसको लिया जाता है। जैसे राजस्थान की लंबी नदी, इंग्लैंड की बात नहीं, वास्तव में जो लंबी नदी है वो बतानी है चंबल। तो दी लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान स्टेट चंबल, और एक दी लॉन्गेस्ट रिवर इन राजस्थान स्टेट बनास। तो इन वाले सेंस में वहां बनास को, जब इंग्लैंड की बात होती है तो आंसर अलग होते हैं, तब आंसर अपने को इंग्लैंड में से ही देने, यानी जो ये ऑप्शन लिखवाए थे इनमें से आंसर बताने। तो दी लॉन्गेस्ट इनलैंड रिवर ऑफ कंट्री और राजस्थान घग्गर, एंड द लॉन्गेस्ट इनलैंड रिवर इन राजस्थान स्टेट कांतली। तो इसको इन वाले स्टेटमेंट में आंसर में लेते हैं और इसको ऑफ वाले स्टेटमेंट में लेते हैं कि भारत की या राजस्थान की सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी घग्गर। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, घग्गर नदी देश या राजस्थान की सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी। घग्गर इज द लॉन्गेस्ट इनलैंड रिवर घग्गर नदी देश या राजस्थान की सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी। घग्गर इज द लॉन्गेस्ट इनलैंड रिवर ऑफ कंट्री, या इंडिया लिख दो, और राजस्थान। घग्गर इज द लॉन्गेस्ट इनलैंड रिवर ऑफ कंट्री और राजस्थान। घग्गर नदी देश या राजस्थान की सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी। इसी के नीचे की स्टेटमेंट और लिखे नोट में, जबकि राजस्थान में सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी, वाइल द लॉन्गेस्ट इनलैंड रिवर इन राजस्थान स्टेट, इसमें इन को अंडरलाइन कर दीजिए, जबकि राजस्थान में सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी कांतली। तो राजस्थान की सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी, तो की या ऑफ वाले स्टेटमेंट में तो है घग्गर, यानी जो वास्तव में लंबी होती है वही बतानी है। और इन वाले स्टेटमेंट में वो एरिया जो सिर्फ राजस्थान के अंदर लंबा है, तो उसमें वो कांतली रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में लिखो फोर्ट अब्बास
तो फोर्ट अब्बास जहाँ इसका कैचमेंट एरिया समाप्त होता है वो पॉइंट, तो फोर्ट अब्बास में लिखिए यह घग्गर का अंतिम स्थान है। फोर्ट अब्बास इज द लास्ट पॉइंट ऑफ घग्गर विच इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान। यह घग्गर का अंतिम स्थान है जो पाकिस्तान में स्थित। यह घग्गर का अंतिम स्थान है जो पाकिस्तान में स्थित। फोर्ट अब्बास is the last point of Ghaggar, which is situated in Pakistan. इस नदी के प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए हरियाणा की ओर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने ओएनजीसी के सहयोग से, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। क्योंकि ओएनजीसी और केन एनर्जी ये जो कंपनियां होती हैं ये क्या करती हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है उनको फाइंड आउट करती हैं और उनका प्रोडक्शन करती हैं। तो इनकी जो ड्रिलिंग कैपेसिटी होती है काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि इनके पास मशीनरी वो है जो 5 से 6 किलोमीटर तक की डीप में ड्रिल कर सकती। तो ये अत्यधिक गहराई तक भी पानी को फाइंड आउट कर सकती हैं। यदि कोई नदी किसी एरिया में रही है तो उसका पानी अगर और भी ज़्यादा डीप में बैठ गया तो उस एरिया से भी ये पता लगा लेंगे कि इस एरिया में डीप तक पानी है, तो इसका मीनिंग किसी न किसी नदी के अवशेष है। बाकी सामान्यतः अपने ट्यूबवेल वाली जो मशीनें आती हैं उनकी कैपेसिटी कम होती है, वो लगभग 300-400 मीटर, अधिक से अधिक 1000 से 1500 फीट ये कैपेसिटी होती है उनकी। जबकि ये बात करते हैं किलोमीटर में, तो लगभग 5 से 6 किलोमीटर डीप तक। तो इस साइड में इन्होंने हरियाणा की ओर एक प्रोजेक्ट चलाया भी था, प्रोजेक्ट सरस्वती करके, जिसमें इसके प्राचीन मार्ग को खोजने की बात हुई। राजस्थान की ओर इस तरीके का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने 2013 में सदर्न इंडिया के 2 रिवर स्पेशलिस्ट थे, जिसमें एक थे श्री राम वाड्रे, ये साउथ में ही होते हैं ऐसा नाम, वाड्रे, खड़गे, गडकरी। तो श्री राम वाड्रे और इनके साथ एक व्यक्ति और थे, हनुमंता राय। तो श्री राम वाड्रे यानी श्री राम और हनुमान दोनों मिलकर लगे हुए हैं, लेकिन प्राचीन मार्ग इसका मिल नहीं रहा है अभी तक। तो इस साइड में जो बीकानेर वाला है वो अभी तक ड्रॉ नहीं हो पाया ये पार्ट। आगे जैसलमेर में तो जलपट्टी के प्रमाण मिल गए हैं, फिर आगे बाड़मेर और सांचौर के बीच में भी जो कहा जाता है सेकंड वाटर बेल्ट बताया भी था आपको, तो ये वाला पार्ट अभी तक फाइंड आउट नहीं हुआ, यानी बीकानेर में अभी तक किसी नदी के कोई प्रमाण नहीं मिले। तो इसके प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। तो इसमें लिखिएगा सरस्वती नदी के प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए श्री राम वाड्रे एवं हनुमंता राय को नियुक्त किया गया। श्री राम वाड्रे एंड हनुमंता राय वर अपॉइंटेड Sri Ram Vadre and Hanvanta Rai were appointed to discover ancient route of Saraswati River. Were appointed to discover ancient route या ancient path of Saraswati River. सरस्वती नदी के प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए श्री राम वाड्रे एवं हनुमंता राय को नियुक्त किया गया। तो लगभग 2013 में बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, नवंबर दिसंबर के आसपास, उस समय अपॉइंट किया था। हालांकि बुक्स में कभी मेंशन तो नहीं हुआ, लेकिन बाई चांस पूछ लिया जाए कि राजस्थान में इसको फाइंड आउट करने के लिए कौन से व्यक्तियों की नियुक्ति हुई, तो श्री राम वाड्रे या हनुमंता राय, या इनके नाम देके पूछ लिया जाए कि इन व्यक्तियों द्वारा किस नदी प्राचीन मार्ग को खोजने का प्रयास किया गया, सरस्वती नदी। बाकी सरस्वती नदी पे खूब है अपने को सैकड़ों रिसर्च है, 100 से भी ज्यादा बार रिसर्च हो चुके हैं। तो ये नदी अपनी कंप्लीट। अब इसके बाद में नेक्स्ट कांतली नदी। कौन से में से?
नदी का नदी ये वाला ऋग्वेद में, अच्छा सरस्वती के लिए यूज किया हुआ है क्या? तो ये हो सकता है कि नदी तमा कोई संस्कृत शब्द या लैंग्वेज में कोई शब्द नाम दिया गया हो, तमा का कोई मीनिंग दिया हुआ है क्या उसमें? नदियों में श्रेष्ठ, तो ये उपाधि है उसको। भाई नाम तो इसका यही है सरस्वती, और नदी तमा का मीनिंग है नदियों में श्रेष्ठ, यानी मीनिंग अगर दिया हुआ है तो ये नाम नहीं है इसका। जैसे नाली और पाट इसके नाम नहीं है। अब जैसे इसको कह दिया गया मृत नदी, तो मृत नदी नाम नहीं, इसको टैग मिला हुआ है। जैसे चंबल को हम कहते हैं कि राजस्थान की बारहमासी नदी है, तो बारहमासी का टैग है, वास्तव में बारहमासी नहीं है। क्योंकि जब हिमालयी नदियों से तुलना करवाते हैं अपन, तो चंबल है वो विंध्यन माउंटेन से निकलती है, और प्रायद्वीप पठार की नदियों को हम बारहमासी नहीं मानते। लेकिन राजस्थान की नदियों में से एक को हमें अगर बारहमासी डिसाइड करना है तो वो हम फिर चंबल को करेंगे। तो ये श्रेष्ठ होने के कारण ये शब्द दिया गया। बाकी प्राचीन नाम में मुख्यतः सरस्वती, ऋग्वेद में ये यूज हो रखा है सरस्वती। इसमें हालांकि एक ये और कहा जाता है कि जो नदी है शिवालिक हिमालय वाला पार्ट है, ये हिमालय की सबसे लास्ट वाला पार्ट यही था। तो इस वाले पार्ट से हिमालय से उस साइड में आके दो नदी मिला करती थी, क्योंकि ये लास्ट में टेथी सी यहीं पे बचा हुआ था सिर्फ, बाकी तो टेथी सी में ये हिमालय बन चुके थे। तो ये लास्ट वाला जो पार्ट था टेथी सी वाला, इसमें इस साइड से तो मिलती थी इंडस रिवर सिंधु नदी, और इस साइड से मिलती थी सांगपो रिवर यानी ब्रह्मपुत्र, भारत के पूर्वी भाग में इस साइड में आके। और ये जो लास्ट में जो ये जलाशय यानी ये बड़ी जो जलराशि बनती थी, इस जलराशि को नाम दिया था सिंधु यानी इंडस रिवर के नाम से इंडो, और ब्रह्मपुत्र के नाम से ब्रह्म रिवर। ये इसको शिवालिक रिवर भी कहा जाता था, पहले शिवालिक नदी के रूप में माना जाता। अब धीरे धीरे सेडिमेंट्स हैं, दोनों प्लेटों के प्रेशर के कारण ये सेडिमेंट ऊपर उठने लग गए और ये माउंटेन बनने लग गया शिवालिक। और शिवालिक के हाइट के अकॉर्डिंग फिर इस पे धीरे धीरे जो ग्लेशियर बने, और उस ग्लेशियर से जो नदी ओरिजिनेट हुई, तो शिवालिक पहले किसके रूप में था? रिवर के रूप में, जिसको इंडोब्रम भी कहा जाता है। उसी इंडोब्रम का एक पार्ट सरस्वती है। तो इस कारण इसको कहा जाता है कि हिमालय का जो जलीय क्षेत्र इंडोब्रम था, उस इंडोब्रम से ओरिजिनेट है। तो इस कारण के राजस्थान की कौन सी नदी है जो हिमालय के इंडोब्रम का पार्ट? तो इंडोब्रम का मीनिंग है कि जहां इंडस और ब्रह्मपुत्र मिला करती थी, उस जलीय क्षेत्र को इंडोब्रम कहा जाता है, और उसी एरिया से फिर ये जनरेट हुई, ये उद्गमित हुई। तो ये थोड़ा सा एक रिसर्च में बताया हुआ शब्द है कि इंडोब्रम रिवर का ही एक पार्ट। तो ये लास्ट में अगर जगह है तो एक लाइन में इसको इंडिकेट कर दो, या फिर आपने वो लाइन लिखे ना कि राजस्थान में हिमालय से आने वाली एकमात्र नदी, तो उस लाइन के आगे ब्रैकेट में लिख दो इंडोब्रम। हिमालय यानी इंडोब्रम वाले एरिया से, इसको इंडोब्रम या शिवालिक कहते थे पहले। जलीय क्षेत्र का नाम शिवालिक था, और शिवालिक जलीय क्षेत्र में माउंटेन जो निकला उसको भी शिवालिक नाम दिया गया। तो हिमालय से राजस्थान में आने वाली एकमात्र नदी वहां उसके ब्रैकेट में लिख दो इंडोब्रम, या अलग से लाइन लिखो तो वहां लिख दो सरस्वती रिवर इज द पार्ट ऑफ इंडोब्रम, इज द पार्ट ऑफ इंडोब्रम और शिवालिक रिवर। तो ये इंडोब्रम जलीय क्षेत्र या शिवालिक रिवर का ही एक पार्ट, इसको एक विशालकाय नदी मानते थे इस जलराशि को। जो बड़ी नदियों के मिलने से, एक तो इंडस रिवर सिंधु के और एक ब्रह्मपुत्र, और जैसे जैसे शिवालिक ऊपर उठा तो सिंधु और इन्होंने इसको काटना जारी रखा क्योंकि इनका पानी आ रहा था इधर। तो बाद में इंडस का एरिया इसको क्रॉस करके किधर चला गया? पाकिस्तान की ओर। और ब्रह्मपुत्र का इसको क्रॉस करके शिवालिक को किधर चला गया? बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी की ओर। इस कारण इन नदियों का आगे का ड्रेनेज सिस्टम जैसे जैसे माउंटेन बना तो ये बीच वाली जलराशि समाप्त हो गई, और जल राशि के रूप में जब था ये वाटर पॉइंट के रूप में, तब ये इंडोब्रम का हिस्सा था, इंडोब्रम रिवर या शिवालिक रिवर। फिर इसको नाम दिया गया नए माउंटेन यानी शिवालिक। इसी को कहा जाता है यूथ हिमालय, यानी हिमालय की सबसे नवीन श्रृंखला यही है। इस कारण इसको नवीन हिमालय या युवा हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि हिमालय की श्रृंखला का निर्माण हुआ है नॉर्थ से साउथ की ओर। तो जो ओल्ड हिमालय, बूढ़ा हिमालय, वो तो है ट्रांस के बाद में बना था वृद्ध हिमालय, ग्रेट हिमालय, फिर लेजर हिमालय, और सबसे लास्ट में शिवालिक।
तो इनका सीक्वेंस ये रहा है, नॉर्थ टू साउथ की ओर। ये इंडियन ज्योग्राफी में आएंगे आपके। अब इसके बाद में, अब जैसे कि ये वाला पार्ट अपन ने कवर किया, नॉर्थ वाला, ये घग्गर वाला पार्ट। अब इस साइड में ये अरावली वाला हिस्सा आता है, अरावली में सीकर। तो सीकर से मुख्यतः खेतड़ी यानी नीम का थाना वाले से और झुंझुनू होते हुए चूरू के बॉर्डर के ऊपर जाके समाप्त होने वाली ये नदी है कांतली। वैसे डेजर्ट एरिया में थोड़ा सा इसका अपोजिट ड्रेनेज सिस्टम होता है, जैसे डेजर्ट का जो ढाल होता है मोस्टली इधर होता है, लेकिन कांतली नदी बहती है इस साइड में उत्तर की ओर, सीकर से निकल के नीम का थाना झुंझुनू को क्रॉस करिए चूरू बॉर्डर पे समाप्त होती। तो किसी छोटे मोटे अपवाह तंत्र को देख के हम डायरेक्शन डिसाइड नहीं करेंगे, स्लोप डिसाइड नहीं करेंगे। स्लोप डिसाइड होगा बड़ी नदियों को, घग्गर को देखकर और लोनी को देखकर। इस कारण हमने डेजर्ट का जो स्लोप है वो बड़ी नदियों के अकॉर्डिंग तय किया हुआ है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए कांतली रिवर। कांतली या कांटली रिवर। तो इसका जो ओरिजिन पॉइंट है कांतली का, खंडेला हिल्स। खंडेला हिल्स कौन से जिले में है? सीकर। यहां से उद्गमित होकर इसका जो कैचमेंट एरिया अपवाह क्षेत्र, तो इसके कैचमेंट एरिया को एक विशेष नाम दिया जाता है तोराबाटी। कैचमेंट एरिया तोराबाटी। अब तोराबाटी का मीनिंग लिख दीजिए, कैचमेंट एरिया ऑफ कांतली इज नोन एज तोराबाटी, लिखवाया हुआ है पहले, जो सीकर, झुंझुनू एवं नीम का थाना में स्थित। चूरू नहीं लिखना होता है इसमें। इसमें तोराबाटी में लिखेगा कैचमेंट एरिया ऑफ कांतली रिवर इज नोन एज तोराबाटी विच इज एक्सटेंट इन सीकर, झुंझुनू एंड नीम का थाना। जो काम विस्तृत या फैला हुआ है सीकर में, झुंझुनू में एवं नीम का थाना में। Catchment area of Kantli River is known as Toravati, which is extent in Sikar, झुंझुनू एंड नीमका थाना। तो इस तोरावाटी से याद आ जाएगा कि अपना ऑलरेडी पहले किया हुआ है। अब इस नदी के अंदर जो इम्पोर्टेंस है इसकी, एक तो राजस्थान की कुछ फेमस सिविलाइजेशन है जो इसके किनारे पे स्थित है। यानी सीकर की तरफ इस साइड में खंडेला हिल्स, यहाँ से फिर ये नीम का थाना होते हुए सीकर से नीम का थाना और झुंझुनू वाले पार्ट की ओर, और चूरू का बॉर्डर जैसे ही आएगा उससे पहले समाप्त हो जाएगी, चूरू में एंट्री नहीं करती। तो इसका प्राचीन मार्ग कुछ जगह चूरू में भी फाइंड आउट किया गया कि चूरू में प्राचीन नदी बहती थी, लेकिन बीकानेर आज तक ऐसा जिला है जहाँ कोई नदी नहीं मिलती। हालांकि प्रेजेंट में चूरू भी ऐसा जहाँ कोई नदी नहीं है। तो राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है, उसमें दो तो ये माने जाते हैं। और अब जो नए जिले बने उनमें भी धीरे धीरे, क्योंकि कुछ जिले इतने छोटे हैं जिनमें नदियां हैं, मेन ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो वो धीरे धीरे अपने सामने आएंगे कि इन जिलों में कौन सी नदियां नहीं। लेकिन अभी तक जो पुराने जो फॉर्मेट है उसमें चूरू बीकानेर, और उन दोनों में भी डिसाइड करना हो कि किस नदी में, किस जिले में किसी नदी के प्रमाण नहीं है, तो उसमें है बीकानेर। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है किस जिले में कोई नदी नहीं, तो उसमें चूरू और बीकानेर दोनों अलग अलग ऑप्शन में दिए हुए। तो प्रायोरिटी में अपने को बीकानेर, जहाँ कोई नदी नहीं। लेकिन प्रेजेंट में इसका मार्ग भी चूरू में नहीं माना जाता। इसके किनारे सीकर की ओर, वर्तमान नीमका थाना की ओर एक सिविलाइजेशन है जिसका नाम है गणेश्वर सभ्यता।
और झुंझुनू की ओर खेतड़ी जो कि नीम का थाना में आ गया, यहाँ पे सोनारी। कौन सी नारी? सोनारी। एक तो सोनारी सिविलाइजेशन और एक है गणेश्वर। इन दोनों को इंडिकेट कर दीजिए और इनके ऊपर यहाँ इंडिकेट कर देना नीम का थाना। दोनों नीम का थाना में, ये उसमें आर्ट एंड कल्चर में हो चुके होंगे शायद, हिस्ट्री वाले पार्ट में, जिसमें गणेश्वर राजस्थान की ताम्रवती ताम्रवती सभ्यता की जननी। ताम्रवती तो अपने आहड़ है और उसके भी जननी कहा गया। तांबे के अवशेष या प्रमाण काफी अधिक मिले हैं। गणेश्वर और सोनारी। सोनारी पहले लिखते थे हम खेतड़ी झुंझुनू, तो खेतड़ी भी इसमें आ गया नीम का थाना। डायग्राम के बाद में इसमें एक लाइन लिखी है जो अपने गगन में ऑलरेडी लिख रखी है। कांतली नदी राजस्थान में सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी। इट्स टोटल लेंथ इस पे रिसर्च करके और बताया गया 100 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी गई है अप्रोक्सीमेट। बाकी अंतः प्रवाही नदियों की लंबाई डिसाइड नहीं होती, अगर रिसर्च में कुछ बताई हुई है तो लिखनी होती। तो कांतली रिवर, घग्गर में लाइन लिखी हुई है, अपनी नोट में लिख रखी है। कांतली नदी राजस्थान में सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी। कांतली रिवर इज द लॉन्गेस्ट इनलैंड रिवर इन राजस्थान स्टेट। तो ऑफ राजस्थान स्टेट आए तो आंसर चेंज होगा, फिर घग्गर होगा। तो कांतली रिवर इज द लॉन्गेस्ट इनलैंड रिवर इन राजस्थान स्टेट। इट्स टोटल लेंथ इज 100 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई 100 किलोमीटर। तो एग्जाम में कई बार ये फैक्ट भी दे देते हैं, कांतली नदी की जो लंबाई है उसका अप्रोक्सीमेट एक आंकलन 100 किलोमीटर के आसपास माना जाता है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट रिवर है, जयपुर सेवर हिल से निकलकर और मुख्यतः हरियाणा की ओर जाने वाली नदी शाबी रिवर। तो नेक्स्ट हेडिंग पॉइंट नंबर 3। साबी साहिबी। नजफगढ़ का नाला या नाला ऑफ नजफगढ़।
जे या जेड के रूप में इंडिकेट कर देना, दोनों ही ठीक है। ये दिल्ली के पास में आता है, नजफगढ़ हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर पे। तो ये अपने राजस्थान ज्योग्राफी में तो ये शब्द यूज नहीं होता है, अपने तो ये यूज करते हैं साबी और साहिबी। लेकिन बाई चांस एग्जामिनर थोड़ा अपडेट हो और रिवर्स है उनके हिस्ट्री वगैरह पढ़ने में इंटरेस्ट रखता हो, तो उसमें लिखा हुआ है कि नदी है हरियाणा की ओर प्रवाहित होती है नजफगढ़ कनाल, हरियाणा के एनसीईआरटी में या नजफगढ़ रिवर के नाम से, और साबी या साहिबी नदी, और उस एनसीईआरटी में इसको लिख रखा है यमुना की सहायक नदी। जबकि राजस्थान में मान रखा है इनलैंड रिवर का पार्ट, के वर्तमान में गुड़गांव मैदान है वो इसका लास्ट पॉइंट है। गुड़गांव मैदान के बाद में इसका आगे का फ्लो नहीं है, और उसमें इसको बे ऑफ बंगाल रिवर में इंडिकेट किया हुआ है। तो ये एक स्टेटमेंट वहां उसमें गलत लिखा हुआ है, ये अपने वाली ज्योग्राफी में ठीक लिखा हुआ है। क्योंकि जो इस साइड से हैं उनको भी पता है कि साबी का जो मार्ग है वो लगभग सूखा हुआ है, तो इसका मीनिंग है धीरे धीरे इनलैंड रिवर में कन्वर्ट हो गई। तो इसमें है ओरिजिन या उद्गम, तो उद्गम इसी के नाम से मैच होता हुआ है, सेवर हिल्स से। इसमें लिखे जयपुर ग्रामीण या जयपुर रूरल। उद्गम के बाद में अपवाह क्षेत्र या कैचमेंट एरिया। जयपुर ग्रामीण, जयपुर का एक हिस्सा अलवर के साथ मर्ज हुआ। कोटपुतली, अलवर का कौन सा पार्ट लिया गया, बहरोड, और एक नेक्स्ट जो मुख्य डिस्ट्रिक्ट अलवर। तो अभी पॉसिबिलिटी शायद ये जयपुर अलवर इसी नाम से पूछेंगे। तो जयपुर रूरल, कोटपुतली, बहरोड एंड अलवर। डिस्ट्रिक्ट के मैप आने पे अलवर का एक उत्तरी भाग और आता है, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, खेरथल तेजार, वहां से भी हो सकता है इसका कुछ पार्सली पार्ट निकलता हो, लेकिन ये फाइनली मैप आने पे डिसाइड करेंगे। लेकिन ये तो कंफर्म है, ये तो रहेंगे इसमें, जयपुर ग्रामीण रहेगा, कोटपुतली बहरोड रहेगा और अलवर रहेगा। आने वाले टाइम में हो सकता है इसमें एक और बढ़ा दिया जाए, खेरथल और तेजार, लेकिन वो अभी तक डेटा अवेलेबल नहीं है, तो अपन अपनी तरफ से नहीं लिखेंगे इसमें। लेकिन इनमें तो ये कोटपुतली एरिया इस साइड से तो होके निकलती है, इसका नहीं ये लिख सकते हैं। ये सेवर हिल्स वाला पार्ट जहां से उद्गमित होकर जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरोड, अलवर वाले पार्ट से यह कहा जाता है हरियाणा की तरफ गुड़गांव मैदान में जाके विलीन होती। वैसे तो पॉलिटिकल नेम चेंज हो चुका है गुरुग्राम, लेकिन अपनी ज्योग्राफी में तो वही है अभी, तो गुड़गांव का मैदान। तो लोकेशन को वैसे हम कहते हैं गुरुग्राम लोकेशन, लेकिन मैदान के रूप में यही लिखना है, गुड़गांव प्लेन, गुड़गांव मैदान, ब्रैकेट में लिख दीजिए हरियाणा। इसी नदी के किनारे जयपुर वाले हिस्से में एक सिविलाइजेशन, एक सभ्यता का नाम सुना होगा आपने, जोधपुर। नाम जोधपुर के नाम से, लेकिन लोकेशन कहाँ है, जयपुर।
यह राजस्थान में मुख्यतः हाथी दांत के अवशेष के लिए फेमस है। तो यहाँ कहा जाता है रिमेन्स ऑफ आइवरी, हाथी दांत के अवशेष मिले। नॉट टीथ ऑफ एलिफेंट, वो मत लिखना। क्योंकि हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। राजस्थान में हाथियों के लिए वैसे सबसे फेमस जयपुरी है। हाथी दांत की चूड़ियां उन एरियाज में अधिक फेमस थी जहां रियासतें बड़ी थी। तो रियासतें बड़ी थी तो रानियां भी बड़ी थी, राजा भी बड़े थे। जैसे जयपुर रियासत है, जोधपुर रियासत है, मेवाड़ रियासत, ये बड़ी रियासतें हैं जहां हाथी दांत की चूड़ियां फेमस रही। लेकिन 1972 के बाद, यानी जब से वाइल्ड लाइफ एक्ट बना है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तब से ये प्रतिबंधित है। यानी अब कोई व्यक्ति हाथी दांत की चूड़ियां ना तो बेचता है और ना खरीद सकता, बेचता ही नहीं है कोई। अब तो प्रतीकात्मक बेची जाती है। अब तो सिर्फ नाम लिया जाता है हाथी दांत की चूड़ियां, बाकी होती नहीं। तो इसमें ये पॉइंट आपके जोधपुरा वाला है, ये तो इसमें आएगा, सिविलाइजेशन में आ चुका है। और एक हाथी गांव की बात करें तो वो भी जयपुर में, आमेर में, कुंडाग्राम। पहले अपने राजस्थान के अंदर एलिफेंट फेस्टिवल भी होता था जयपुर में, वो तो हालांकि बंद कर दिया एलिफेंट फेस्टिवल। पहले जो अपना आमेर फोर्ट है उसके सामने एलिफेंट सफारी करवाते थे। वे हाथी पे चढ़ा के, और वो जो आमेर फोर्ट के सामने फोटो खिंचवाना और पर्यटकों को उस साइड में एलिफेंट सफारी के नाम से घुमाना। लेकिन जैसे ही गर्मियों के अंदर, क्योंकि केरल वगैरह, कर्नाटक वगैरह, वहाँ का क्लाइमेट अलग है, तो यहाँ हाथी एक दो बार बिगड़े और उसमें विदेशी पर्यटकों को कुचल दिया उन्होंने। उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने इनके ऊपर बैन लगा दिया कि भाई कुंडाग्राम के बाहर नहीं निकलोगे, इसके अंदर अंदर हाथियों पे घुमाओ आप। तो एलिफेंट सफारी वगैरह होती है कुंडाग्राम के अंदर, फोर्ट की ओर अलाउ नहीं है। अब होती है तो इलीगल है, लीगल नहीं है। गवर्नमेंट की ओर से कहा, आमेर फोर्ट की तरफ, आमेर फोर्ट की तरफ कई लंबे टाइम से बेंच हो सकता है ओपन कर दिया वापस, क्योंकि बीच में, अच्छा चढ़े हुए हो क्या? हाँ, तो बीच में ये बंद थी ये, या लंबे टाइम तक बंद रहे। एलिफेंट फेस्टिवल ही बंद है अभी तो, हाथी महोत्सव बंद है। हो सकता है वो ओपन कर दिया हो, तो भाई बैन भी एक निश्चित टाइम किया था, तो हो सकता है वो ओपन किया हो भाई। बाकी बीच में बैन बैन था, एलिफेंट फेस्टिवल बैन है अभी। हाँ, तो इतना बड़ा जीव है, बिगड़ जाए संभले किससे? इसे मावत से। तो विशेषता में इसमें लिखेगा, साबी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो हरियाणा के गुड़गांव मैदान में समाप्त होती है। साबी इज ओनली रिवर ऑफ राजस्थान। साबी इज ओनली रिवर ऑफ राजस्थान विच एंड्स इन प्लेन ऑफ गुड़गांव, या हरियाणा। साबी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो गुड़गांव मैदान, ब्रैकेट में लिख दो, हरियाणा में समाप्त होती है, या सीधा हरियाणा लिख दो। इसका मीनिंग, इसके अलावा हरियाणा में जाके समाप्त होने वाली राजस्थान की कोई भी नदी नहीं। हरियाणा से एंट्री जरूर करती है हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में, घग्गर रिवर। तो साबी इज ओनली रिवर ऑफ राजस्थान विच एंड्स इन प्लेन ऑफ गुड़गांव और हरियाणा, ये जो हरियाणा या गुड़गांव के मैदान में समाप्त होती है। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ जो रिवर्स का सीक्वेंस है,
अपन नॉर्थ टू साउथ की ओर एक सीक्वेंस में कवर कर रहे हैं। जैसे राजस्थान के उत्तर में कौन सी नदी है? घग्गर नदी। फिर घग्गर की तरफ यानी चूरू की तरफ चलते हुए नदी कौन सी है? तांतली, जो सीकर की ओर से। सीकर के नीचे की तरफ है अपना जयपुर, जयपुर ग्रामीण। यहां से कोटपुतली और अलवर होते हुए इस साइड में ये साबी रिवर। फिर जयपुर का अलग हुआ हिस्सा कोटपुतली बह रोड, बैराट। बैराट जिसमें कुछ जयपुर ग्रामीण का हिस्सा फिर दौसा और फिर भरतपुर की ओर अजान डैम में जाके समाप्त होती है। और इसका जो प्राचीन मार्ग माना जाता है इस नदी का, ये माना जाता है यमुना तक। तो ये नदी अपने देखते देखते इनलैंड हुई है। बाकी नदियां तो पहले से ऑलरेडी इनलैंड ही थी। इनके ऊपर तो हमने रिसर्च करके और फाइंड आउट किया है कि ये नदी पहले इसका पार्ट थी, इनलैंड हो गई, पीछे हट गई। घग्गर नदी पहले अलग ही रूप में थी, सरस्वती के रूप में विशालकाई नदी। अब इसका डेड स्वरूप यानी मृत के रूप में किसके रूप में बची हुई है? घग्गर। तो ये तो ज्योग्राफिकल नेम है, बाकी टैग इसको डेड रिवर का, मृत नदी का भी दर्जा प्राप्त है। उसी तरीके से इस नदी को कहा जाता है कि पहले ये यमुना की सहायक नदी अब पीछे हटने लग गई और पीछे हटते हटते ये इनलैंड बन गई। 2012 से इसको अंतःप्रवाही नदी का दर्जा प्राप्त। ऐसे नदियों को कहा जाता है बी हेडेड रिवर या रुंडित नदियां। तो ज्योग्राफी में रुंडित नदी का कॉन्सेप्ट या मीनिंग होता है इसका, यानी दोस ट्रिब्यूटरी विच एंड्स बिफोर मीटिंग मेन रिवर। वो सहायक नदियां जो मुख्य नदी में मिलने से पहले, मीटिंग करने से पहले समाप्त हो जाए, उनको कहा जाता है बी हेडेड या रुंडित नदी। तो कई बुक्स में तो ये लिखा हुआ है कि जयपुर से निकलकर और ये यमुना यूपी में मिलती है, यूपी वाले क्षेत्र में यमुना में मिलती है, इसको रुंडित भी कहा जाता है। तो या तो मिलाओ मत, और मिलाओ तो फिर रुंडित मत कहो। कहीं रुंडित कॉन्सेप्ट का मीनिंग ये होता है बी हेडेड रिवर, पीछे छूट जाने वाली नदी है। तो इसमें एक नाम इसको ये दिया गया जिसमें मीनिंग होता है इस शब्द का, तो हम लिखेंगे इसमें। और कहा जाता है कि इन क्षेत्र में, इन पहाड़ियों के अंदर, और अर्जुन ने इन पहाड़ियों को अपने बाणों से भेदा था और उन बाणों से गंगा का एक स्वरूप निकला था। इस कारण इसको बाण गंगा नदी या अर्जुन की गंगा, गंगा ऑफ अर्जुन भी कहा जाता है। और इसमें एक स्ट्रीम और एक धारा मिलती है। आप अलवर की ओर जाओगे तो इस एक स्थान आता है ताला। तो उस ताला एरिया, जो ताला एरिया, वहां से इसके एक स्ट्रीम धारा निकलती है बाण गंगा की। तो कई कहते हैं बाण गंगा नदी है ये ताला। तो इसका धीरे धीरे एक नाम और प्रचलन आ गया, जबकि ताला इसकी एक मुख्य सहायक नदी होती है। जैसे गंगा में मिलती है ना अलकनंदा, गंगा यानी भागीरथी, भागीरथी में अलकनंदा जिसको गंगा की एक मुख्य धारा माना गया, एक तो भागीरथी को और दूसरी अलकनंदा, और दोनों मिलके गंगा बनाती हैं। तो उसी तरीके से कहा गया कि एक तो ये जयपुर वाला ये वाला पार्ट और एक ये ताला, ये बाणगंगा स्ट्रीम को बनाती, यानी इसकी मुख्य धारा को बनाती हैं। तो लगभग अब ये सारे ही समाप्त हैं। जयपुर में बना हुआ जो एक डैम है रामगढ़ बांध, वो भी सूख चुका है इसका। ये इस साइड में पक्षियों की जान बचाने के लिए जो अजान था, इसमें खुद में जान नहीं है। अब इसको लिंक किया गया यमुना लिंक नहर से। इधर से ये अपने करौली से एक नदी जाती है गंभीर रिवर, जिसके सहायक नदियों पे 5 डैम बने हुए हैं, पांचना, उस पांचना से भी कनेक्ट किया हुआ है। तो अजान बांध को जलापूर्ति एक तो पांचना डैम से और एक यमुना लिंक नहर से, यमुना से लिंक करके कैनाल बनी हुई है। तो यमुना लिंक कैनाल से वाटर सप्लाई होती। तो इसमें फेमस टर्मिनोलॉजी एक तो ये आती है रुंडित नदी, और एक इसके 2 डैम फेमस है, जिसमें एक रामगढ़ जिसके ऊपर माला चढ़ी हुई आती। अभी बारिश के दौरान खूब चर्चाओं में रहेगा, ये हर साल ही रहता है रामगढ़। और इस तरीके से माला चढ़ा के देंगे इसको। कहीं रामगढ़ बीत गया, समाप्त हो गया, जो चले जाते हैं उन्हें माला चढ़ती है। तो इस बांध का पानी समाप्त हो गया। तो हाईकोर्ट हर बार यही आदेश देता रहता है कि बाणगंगा नदी है, उसके क्षेत्र में पानी देखा गया, यानी हल्का सा ही नाला चलता है, बाकी इसकी स्ट्रीम या धाराएं इससे नहीं मिल पाती क्योंकि इसके चारों ओर अतिक्रमण हो चुका है। तो जब तक धाराएं या स्ट्रीम इससे नहीं मिलेंगी तो ये अपने मूल स्वरूप में नहीं आ पाएगी, यानी नदी तब तक रिवाइवल नहीं हो सकती, पुनर्जीवित नहीं हो सकती। तो वर्तमान में लगभग ये नदी भी समाप्त है। यानी हमने जब कॉलेज में इसको पढ़ा था 2005 से 8 में और 8 से 10 के अंदर, तो उस समय इसको बंगाल की खाड़ी के रूप में पढ़ा था। स्टार्टिंग में पढ़ाना स्टार्ट किया तब भी बंगाल की खाड़ी, फिर 2012 के बाद में बदल गया। अब ये इनलैंड रिवर यानी अंतःप्रवाही नदी। तो पुरानी आपके कॉलेज वाले पुराने एडिशन जो बुक हैं उनमें आज भी यही लिखा हुआ है।
कि बंगाल की खाड़ी की एक मुख्य नदी है, जबकि वर्तमान में ये एक अंतः प्रवाही नदी। तो इसकी तारीफ में लिखिए। बाणगंगा रिवर या बाणगंगा नदी, इसके ओरिजिन है बैराट हिल्स। बैराट हिल्स वर्तमान में कहाँ है? कोटपुतली बहर रोड, यहां से ओरिजिनेट होकर इसका जो कैचमेंट एरिया अपवाह क्षेत्र है, तो अपवाह क्षेत्र में एक तो जो ओरिजिन में डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ वो लिखना है। कोटपुतली बहर रोड, एक जयपुर रूरल वाला पार्ट, जयपुर ग्रामीण, दौसा एंड भरतपुर। कोटपुतली बहर रोड, जयपुर ग्रामीण, दौसा एवं भरतपुर। ये बाणगंगा मैदान या रोही के मैदान में लिखवाए हुए हैं सर। बाणगंगा जिसके मैदान को क्या कहा जाता है? रोही प्लेन। तो जयपुर से अलग पार्ट कोटपुतली बहर रोड, जयपुर ग्रामीण, दौसा एंड भरतपुर। ये अजान डैम, इसके आगे इसका जो एंशिएंट रूट, प्राचीन मार्ग, जो किस नदी से कनेक्ट होता था? यमुना। यूपी के अंदर। अजान बांध ब्रैकेट में लिखना चाहो तो आगे लिख सकते हो, केवला देव। केवला देव भरतपुर एरिया में बना हुआ है। जयपुर से निकलते टाइम इस पे एक डैम बना हुआ है यहाँ, रामगढ़। और इस साइड में करौली वाले पार्ट से एक नदी ओरिजिनेट होके चंबल के बाद राजस्थान की ऐसी दूसरी नदी है गंभीर, जो यमुना से सीधे कनेक्ट होती है। पहले तीन नदियां थी, एक बाणगंगा, एक गंभीर और एक नीचे बॉर्डर पे चलती है चंबल। तो ये तीनों नदियां यमुना से कनेक्ट होती है। वर्तमान में ये नदी पीछे हट गई है, बी हेडेड रिवर। तो इसका ये जो रूट दिख रहा है, ये एंशिएंट रूट, प्राचीन मार्ग है इसका। और इसी के ऊपर जो गंभीर है, इसी में इसके सहायक नदियों पर एक डैम बना हुआ है, पांचना डैम। तो इस रिवर को वैसे अपन बंगाल की खाड़ी की रिवर में कवर करेंगे, इस रिवर को, गंभीर को। लेकिन यहाँ इसको इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि इसका ये जो डैम है, ये वाटर सप्लाई देता है किसको? अजान डैम को, आगे वाले डैम को, इसको।
तो इसमें जो पांचना वाला पार्ट है, इस पांचना से अजान को कनेक्ट कर दीजिए, बाकी अपन थ्योरी में लिखेंगे। गंभीर को अगर नहीं बनाना चाहो तो स्किप कर सकते हो। क्या चीज? यमुना नहर बनाए? ये लो, अपनी कौन से सीमेंट और बजरी लग रही है, ये लो। ये कैनाल तैयार। तो एक सप्लाई तो इधर से आ रही है, पांचना से। पांचना वाली जब बंद होती है तब ये स्टार्ट हो जाती है। अभी फिलहाल जो है वो यमुना लिंक नहर स्टार्ट, पांचना से सप्लाई अभी बंद है। लेकिन अपने को लिखना दोनों ही पड़ेंगे, लिखे हुए दोनों ही रहते हैं कि पांचना बांध और यमुना लिंक नहर दोनों से जलापूर्ति होती है। पांचना गंभीर और इसके 5 सहायक नदियों पे बना हुआ है, तो नदियों की काउंटिंग के आधार पे है ये। पांचना डैम जो कि करौली में है, और इस साइड में बनास की एक नदी, बनास वाला जो पार्ट है उसमें सवाई माधोपुर में एक डैम है, इसरदा डैम। तो अभी लास्ट टाइम अशोक गहलोत जी ने कहा था कि इसरदा डैम है, उससे पानी सप्लाई किया जाएगा। ईआरसीपी का पार्ट होगा वो, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का, तो उससे पानी की सप्लाई दी जाएगी रामगढ़। और अपने मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के बाद जो बने हैं, उन्होंने भी उसी बात को वापस रिपीट किया है, भजन लाल जी ने, कि इसरदा डैम है उसको रामगढ़। तो ये चीजें आपको बाद में थ्योरी में लिखवा देंगे। इसमें तो बाणगंगा और इसके दोनों डैम, एक तो रामगढ़ जयपुर, जयपुर ग्रामीण में है। अजान डैम जो कि केवलादेव में। आगे का जो रास्ता है वो इसका एंसेंट रूट है जो यमुना से कनेक्ट। बाकी गंभीर बंगाल की खाड़ी की नदियों में ये काउंट होगी। इसको इसलिए इंडिकेट किया गया क्योंकि ये अजान को वाटर सप्लाई करती। बाकी लिखवाएंगे इसमें कल, डायग्राम आज बना लीजिएगा, ये रिपीट नहीं करेंगे।